गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर इंडिया पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और उनके उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि की तरह यह विकारी शब्द होता है, अर्थात लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार ये बदलती रहती हैं। धातु शब्दों में ना लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे खा धातु में ना लगा दे तो खाना बनता है, पठ धातु में ना लगा दे तो पढ़ना बनता है, लिख धातु में ना लगा दे तो लिखना बनता है। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण बना सकते हैं। एजुकेशन से जुड़े सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्रिया के भेद के। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य चीज पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा रहता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, रमेश खाना खाता है। रमेश क्या खाता है? खाना खाता है। मतलब उसकी खाना क्रिया खाने, भोजन पर निर्भर है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, सीता टेलीविज़न देखती है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई कर्म नहीं। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे राजा सोता है, राहुल रोता है। यहाँ पर क्रिया कर्म पर निर्भर नहीं है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, यह अकर्मक क्रिया है। आइए बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भेद की। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो और द्विकर्मक क्रिया जिसमें एक से अधिक कर्म होते हैं, अर्थात दो कर्म होते हैं। अगर हम इसका उदाहरण ले तो राधा गाना गाती है, तो यहाँ पर गाना गाती है तो में कर्म हुआ गाना, पर राहुल रमेश को बैट से मारता है तो इस उदाहरण में एक कर्म बैट है हुआ जो कि निर्जीव है और दूसरा कर्म रमेश है जो कि एक प्राणी है और सजीव है। बनावट के आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, करवाना, बुलवाना आदि। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त
क्रिया कहा जाता है, जैसे खो देना, पा लेना। यहाँ पर खोना और पाना के साथ देना और लेना जैसी क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हुए। तो अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे बतियाना, हथियाना, लतियाना आदि। कृदंत क्रिया कृत प्रत्यय के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, चलना, दौड़ना आदि। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 अन्य भेद हैं: सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, समजातीय क्रिया, द्विक्रम क्रिया, विधि क्रिया, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया अकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया सकर्मक क्रिया। ये दोनों अपूर्ण क्रिया के भेद हैं। सहायक क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहायता करने वाली क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे उसने बाघ को मार डाला। सहायक क्रिया मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं। इनमें बदलाव से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है, जैसे वह आता है, तुम गए थे, तुम सोए हुए थे। प्यारे बच्चों, इनमें आना, जाना, सोना और देखना मुख्य क्रिया हैं, क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रधान हैं। शेष क्रिया में थे, हुए थे, रहे थे सहायक हैं। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। आइए अब समझते हैं पूर्वकालिक क्रिया को। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल उसी समय किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह गाकर सो गया, यहाँ पर गाना पूर्वकालिक क्रिया है। मैं खाकर खेलने गया। इस वाक्य में आपको बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। सजातीय क्रिया कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं, जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो, वह मन से पढ़ाई पढ़ता है, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। द्विकर्मक क्रिया कभी कभी किसी क्रिया के 2 कर्म कारक रहते हैं। ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे तुमने राम को कलम दी। इस वाक्य में राम और कलम दोनों कर्म हैं। तो प्यारे बच्चों, 5वें नंबर पर आती है विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का ज्ञान हो, उसे विधि क्रिया कहते हैं, जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, खाना खा लो, सो जाओ आदि।
अपूर्ण क्रिया, जिस क्रिया से इच्छित अर्थ नहीं निकलता उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इसके दो भेद हैं। नंबर 1 अपूर्ण अकर्मक क्रिया तथा नंबर 2 अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कभी कभी अकेले कर्ता से स्पष्ट नहीं होती। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीमार रहा, इस वाक्य में बीमार पूरक है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाओं का अर्थ कर्ता और कर्म के रहने पर भी स्पष्ट नहीं होता। इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूरक के रूप में लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे आपने उसे महान बनाया। आइए बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया।